अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कैटजन से चैप्टर नंबर 16 है, 145 पेज पर है। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने नोट कर लिए, क्योंकि ये सारा नहीं करना है। इसमें से इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो करनी है, और कुछ मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग्स के, और वो भी ज़्यादा करनी है। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 90% सारा ही पढ़ा दिया है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिस्टामिन पढ़ेंगे, सेरोटोनिन पढ़ेंगे, और वो ड्रग पढ़ेंगे जो ओबेसिटी में यूज़ होती हैं, और अल्कलॉइड्स वगैरह पढ़ेंगे। तो अब ऑटोकॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोकॉइड्स में हमारे पास सेरोटोनिन और हिस्टामिन आ जाते हैं। हमारे पास इसमें दो हार्मोन आ जाते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन की बात करें तो हाई कंसनट्रेशन होती है मेस सेल में और बेसोफिल सेल में, और ये केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर हम हिस्टामिन की बात करें तो क्या हाई कंसनट्रेशन होती है मेस सेल में और बेसोफिल सेल में। हिस्टामिन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, मोस्टली जनरेट होते हैं मेस सेल में। एलर्जिक रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को। तो ये पूछ सकते हैं कि कुछ फंक्शन पूछेंगे हिस्टामिन के फार्मा में। ज़्यादा इतना फार्मा में इसका क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वाइवा में इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिस्टामिन क्या करवाता है? हिस्टामिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से रिलीज होता है। मेस्ट सेल से, और एलर्जिक रिएक्शन काज करवाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस काज करवाता है। इसके अलावा हिस्टामिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पेराइटल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और क्या करते हैं? पेराइटल सेल हमें पता है कि स्टमक में होते हैं, वो इनहेंस करेंगे एसिडिक सिक्रेशंस को। अगर ब्रेन की बात करें तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है ब्रेन में। इसके इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, स्किन में, ब्लड में, वेसल्स में, जीआईटी में। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि हिस्टामिन कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स में होता है, स्किन में होता है, ब्लड में होता है, वेसल्स और जीआईटी में होता है। अब हिस्टामिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, या हिस्टामिन की सिंथेसिस कैसे होती है, तो आए हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमें पता है हिस्टीडीन एक एंजाइम होता है। हिस्टीडीन पे आके एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज कहते हैं। अब हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज जब आके हिस्टामिन पे एक्ट करेगा तो हमारे पास हिस्टामिन हिस्टीडीन। अब हम आए इसकी सिंथेसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हिस्टीडीन पे जब आके हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है तो हिस्टामिन की फॉर्मेशन होती है, और ये स्टोर हो जाता है वेसिकल में। अब हमारे पास हिस्टामिन रिलीज कब होगा? जब हमारे पास सेल की डिस्ट्रक्शन होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए। एमसीक्यूज में 90% चांसेस होते हैं, अगर यहाँ से एमसीक्यूज बना तो वो इसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। इसके रिलीज कैसे होता है? ये रिलीज तब होता है सेल की डिस्ट्रक्शन के दौरान। टॉक्सिन वगैरह इफेक्ट करें ब्लड वेसल, कोई बी स्टिंग विनोम की वजह से हो सकता है, स्पाइडर की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, उस कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में, एनाफाइलेक्सिस कंडीशन में ये हमारे पास रिलीज हो सकता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको से इतनी डिटेल में नहीं बताई, क्योंकि वो ज़्यादा पूछते नहीं है, और ये ऑलरेडी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है। तो इतना ही याद रखना है कि हिस्टीडीन पे एक्ट करेगा, हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज हिस्टामिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एंजाइम आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है आएगा यहीं से कि स्टिमुलस फॉर रिलीज क्या होती है? सेल डिस्ट्रक्शन होती है, टॉक्सिन होते हैं, बी स्टिंग विनोम होता है, स्पाइडर हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, एलर्जिक हो सकती है, एनाफाइलेक्सिस हो सकती है कंडीशन। अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये जब बाइंड करता है हमारे पास हिस्टामिनिक रिसेप्टर के साथ, यानी वो कौन कौन से होते हैं? H1 होता है, H2 होता है, H3 होते हैं, H4 और H5। लेकिन अगर जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनकी थेरापेटिकली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हमारे पास H1 और H2 है। अब हमारे पास H1 और H2 क्या कर रहे होते हैं? अगर H1 की बात करें तो हमारे पास एक्यूट एलर्जिक रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होगा, वेजो डायलेशन के जरिए एक्टिवेट होगा, कंट्रक्शन करवाएगा स्मूथ मसल की एक्सेप्ट ब्लड वेसल के। तो H1 रिसेप्टर के फंक्शन क्या है? अब हम एक्यूट एलर्जिक रिस्पॉन्स में इसको यूज़ करते हैं। वेजो डायलेशन करवाएगा, कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल करवाएगा, एक्सेप्ट ब्लड वेसल्स। इसी तरह अगर H2 की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को। अब अगर हम बात करें H1 और H2 के कंबाइन इफेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपको जो डिटेल में याद रखने हैं H1 और H2 के रिसेप्टर याद रखने हैं। बाकी जस्ट आपने रीड करना है, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जो एमसीक्यूज भी आते हैं और वाइवा में भी पूछते हैं। H1 H2 रिसेप्टर की बात करें तो स्मूथ मसल कंट्रक्शन करता है दोनों कंबाइन, जिसे हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि
ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है। अगर H1 H दोनों दिए हैं तो बोथ सेलेक्ट करेंगे, अगर एक सेलेक्ट करना हो तो H1 मोस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट करेंगे। इंक्रीज करती है कैपिलरी परमिएबिलिटी, वेजोडाइलेशन करवाते हैं स्मॉल वेसल्स की बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड्स। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजिकली इसकी बात करें तो हमारे पास क्या काज करवाते हैं, हमारे पास एलर्जिक रेनाइटिस करवाते हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस काज करवा देते हैं, कंजक्टिवाइटिस करवाते हैं, यूटिकेरिया करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और एनाफाइलेक्सिस करवाते हैं हमारे पास, यानी दम घुटना। हिस्टामीन अगर H2 रिसेप्टर पर जाके लगेगा तो स्टमक में क्या होगा, पेराइटल सेल की सेक्रेशन ज़्यादा होगी, यानी पेराइटल सेल जब स्टिमुलेट होंगे तो हमारे पास एसिड की सेक्रेशन ज़्यादा होगी। ये एक साइड इफेक्ट आपने लाजमी रखना है कि जब हमारे पास हिस्टामीन आके H2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो हमारे पास H2 रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और पेराइटल सेल की एक्टिवेशन होगी। जब पेराइटल सेल ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो गैस्ट्रिक की सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये किसके एक्शन में होती है, ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास H2 की रिएक्शन में होती है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन भी है और हमारा जो क्लास टेस्ट हुआ था तो ये उसमें भी आया हुआ था कि एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं H2 रिसेप्टर के। तो अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा टेस्ट आया था तो उसमें भी आया हुआ था, जो रिसेंटली हमारा क्लास में टेस्ट हुआ था। तो अगर साइमिटिडीन, रेनिटिडीन, फीमोटिडीन, निज़ाटिडीन, ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। क्या, साइमिटिडीन, रिनिटिडीन, फीमोटिडीन, निज़ाटिडीन, ये हमारे पास एंटी अल्सर होते हैं, यानी हम अल्सर होगा उसमें यूज़ करेंगे। और हमारे पास गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो तो उसमें यूज़ करेंगे। और जोलिंगर इल्यूजन सिंड्रोम में ये हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसमें हमें क्या बताता है कि जोलिंगर इल्यूजन सिंड्रोम में हम कौन से रिसेप्टर यूज़ करते हैं, तो H2 रिसेप्टर यानी एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। अब ना निज़ाटिडीन होगा, फीमोटिडीन होगा, रानिटिडीन होगा और साइमिटिडीन होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। H1 रिसेप्टर की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आज एमसीक्यूज में आया हुआ था। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि ये हमारे पास H1 रिसेप्टर करते हैं क्या है, H1 जो एंटी हिस्टामीन है वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा H1 रिसेप्टर को।